चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हों जब देश आज़ाद हुआ था, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी रहे हों, ये लोग कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। ये लोग उच्च शिक्षा लेकर आए और उच्च आसीन पदों पर विराजमान रहे, लेकिन ये मनवादी व्यवस्था के लोग ऐसे रहे कि इन्होंने इन्हें भी इस बात का इल्म करवा दिया कि तुम चाहे कितने भी पढ़ लिख जाओ, तुम रहोगे शूद्र, तुम रहोगे दलित, तुम रहोगे शोषित और वंचित। अखिलेश यादव जी सब जगह कहते हैं कि मेरी जो शादी है वो एक ठाकुर परिवार के लड़की से हुई है और डिम्पल यादव जाति की ठाकुर हैं। फिर भी ये मनवादी व्यवस्था के व्यक्ति अखिलेश यादव को उनको भी शूद्र मानते, और योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम नेता तो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव को सैफई में गाय भैंस चरवाएंगे, भैंस का गोबर उठवाएंगे। अब आप इनकी सोच देखो। और बहन मायावती जी के लिए इन लोगों ने किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। मान्यवर काशी साहब के लिए ये लोग क्या कहते थे। इसी तरीके से दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के जितने भी चिंतक हुए हैं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जो समाज सुधारक हुए हैं, सबको इसी तरह का जो भेदभाव है उसका शिकार होना पड़ा है। अभी तो देखो ना, मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे मुख्य जो न्यायाधीश रहे हैं गवई साहब, उनके लिए किस तरह का उनके साथ जूता फेंका गया और कैसे उनका अपमान किया गया। तो इस देश में बीजेपी और आरएसएस ये मनवाद की और जातिवाद की पोषक हैं। ये लोग जब तक सिस्टम में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, इस देश की व्यवस्था में रहेंगे, तब तक ये लोग इस जातिवाद को, इस मनवाद को, इस भेदभाव को, इस जातीय जो वैमनस्यता है, इसको ये लोग हवा देने का काम करते रहेंगे। अब एक तरफ तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि उनका जिन लोगों ने वहाँ पे हवन पूजन किया है, शुद्धिकरण किया, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जैन जी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाकायदा प्रूफ भी निकाल दिए कि आपकी पार्टी का ही नेता है, पार्टी का ही कार्यकर्ता है। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं उस पर सफाई देते हुए कि चलो जी हम इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने इरादतन ऐसा काम करवाया है। लेकिन सर बीजेपी के लोग शामिल हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी सरकार में भी जो है बाबू जगजीवन राम के साथ यही घटना हुई थी। जब वो उत्तर प्रदेश में गए थे डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, उस प्रतिमा का भी किया गया था शुद्धिकरण कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस के ज़माने में। देखिए ये कोई नई बात थोड़ा ही है। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एक पार्टी में ही रहे, सब जगह है ये लोग सभी जगह हैं। बसपा सब में, भाजपा कांग्रेस। इस बात को तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि कुछ मनवादी और आरएसएस की विचारधारा के लोग कांग्रेस में भी है। और यही लोग कांग्रेस में क्या कहते हैं कि उसकी खटमल की तरह काम कर रहे हैं। यही लोग कांग्रेस में दीमक की तरह काम कर रहे हैं और कांग्रेस को खोखला करने का काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने उस पर चाबुक लगाने का काम किया है। लेकिन ये बड़ी प्रोसेस है ना। लेकिन सर बीजेपी जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में है या बीजेपी में, ये सपा में भी है, ये बसपा में भी है, ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां उनमें भी है। ये लोग हर जगह दीमक की तरह बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही बात कही, बाबू जगजीवन राम जी का भी अपमान हुआ और ऐसे कई नेता रहे। मांझी 2014 की बात है, मुख्यमंत्री थे वो 2014 में, मोदी जी जब आए थे तब उनका भी हुआ था सर। राष्ट्रपति जी का हुआ, रामनाथ कोविंद जी का अपमान हुआ। अभी द्रौपदी मुर्मू जो मंदिर में उनको नहीं बुलाया गया, और उनको कई जगह मंदिर में जो मुख्य जहाँ पे दर्शन होते हैं, गर्भगृह तक नहीं भेजने दिया जाता। और तो और जो शंकराचार्य लोग अपने आप को धर्म का ज्ञानी बोलते हैं, वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के अलावा और कोई पुजारी नहीं बन सकता और कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। लेकिन सर बाबा साहब कहते कि यदि आपस में जातियां होंगी, अपर कास्ट में, लोअर कास्ट में, तो जातिवाद कम होगा। अब अखिलेश जी तो जो है, जो अपर कास्ट की महिला से शादी की है, डिम्पल यादव से, डिम्पल ठाकुर से, तो फिर भी जातिवाद कम नहीं हो रहा उनके साथ में। तो ऐसा है, रोटी बेटी के संबंध से निश्चित तौर पे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो फर्क कहाँ जा रही सर? लेकिन वो फर्क उतना नहीं पड़ेगा जो फर्क समाज में पड़ना चाहिए। हालांकि
अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें धीरे धीरे शहरी इलाकों में कुछ हद तक कुछ कम हुआ है। 5 से 10% हम मान सकते हैं कि लेकिन ये नेता जातिवाद, कहाँ कम होने देंगे? लेकिन वही बात आ जाती घूम फिर के वोटों ये की, कर देते हैं चीज को। वोटों की राजनीति के लिए जो बीजेपी के मनवादी विचारधारा के जो नेता हैं और जो तमाम पार्टियों में इस तरह की जातीय विचारधारा के जो नेता हैं, वो लोग इस बात को नहीं होने देंगे। आप देखो कहीं भी कोई किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया जाता है तो पहले जाति समीकरण देखे जाते हैं, किस जाति के लोग ज़्यादा हैं उस जाति का बना दो। विधायक की टिकट दी जाती है तो ये देखा जाता है कि ये जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, इसके जात का वोट कितना है। ये नहीं देखा जाता है कि ये आदमी कितना काबिल है। और कई जगह ऐसा हुआ है काबिल आदमियों को चूंकि उस जाति के उतने वोट नहीं थे तो वो बेचारा जीत भी नहीं पाया है। तो हमारी जो राजनीति है, इस राजनीति में जातीय समावेश इस कदर हो चुका है कि इसको ख़त्म करने के लिए ये जो जैनजीज हैं, जैन अल्फा हैं, इनको ही कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अब हमारे देश की जो युवा शक्ति है, हमें उसी से उम्मीद है। अर्बन नक्सल दिमाग का जो शब्द का इस्तेमाल किया तो वो कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है कि जो लोग आज के समय में बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं वो इनके लिए किस तरीके से कांटे की तरह चुभ रहे हैं। ये जैन जी को ललकारा है। ये सबको ललकार रहे हैं, ये हर उस व्यक्ति को ललकार रहे हैं जो इनसे सवाल कर रहा है, चाहे उनसे शिक्षा के लिए सवाल कर रहे हो, चाहे इनकी कार्यशैली के लिए सवाल कर रहे हो। भाई अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया, अब लोग कह रहे हैं कि भाई नितिन गडकरी को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। और इस बात को विपक्ष जब संसद में कह रहा है तो जो गृह मंत्री हैं वो गायब हैं। गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के बीच में आके तो कह रहे हैं कि मैं संसद सुबह पहुंच जाता हूं और शाम को वहां से जाता हूं, लेकिन वो कहाँ छुपे रहते हैं क्योंकि सदन के अंदर वो नहीं आए। लगातार 3 सप्ताह सदन की कार्यवाही बाधित रही है सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री के वहाँ ना पहुँचने की वजह से। और इससे देश की जनता का कितना नुकसान हुआ वो पूरी देश की जनता समझ रही है। सदन की कार्यवाही होना कितना ज़रूरी रहता है इस बात को भी पूरे देश की जनता जान रही है। पैलेट गन क्यों चलाई गई, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए, क्यों AK-47 विद्यार्थियों पे चलाई गई, जो विद्यार्थी उसमें घायल हुए, जिन छात्रों की AK-47 से वहाँ मौतें हुई हैं, तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी, ये बात गृह मंत्री को आके बतानी चाहिए। अब गृह मंत्री की जगह जो बाकी इनके चेला चपाटे लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर हैं वो प्रशासन ने दिए हैं, इसमें गृह मंत्री जी का कोई रोल नहीं है। अगर प्रशासन ने दिए हैं तो क्या गृह मंत्री को संज्ञान में लेकर दिए? एक सवाल ये उठता है जिसको राहुल जी ने पूछा। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर प्रशासन ने बिना गृह मंत्री के परमिशन के ये आदेश दिए हैं तो इसका मतलब गृह मंत्री नाकाबिल हैं। अगर वो नाकाबिल हैं तो इस दशा में भी उनको इस्तीफा देना चाहिए, और अगर उनकी जानकारी में हुआ है तो इस दशा में भी उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग इस समय पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। इसी वजह से ये लोग नई पैतरेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इनकी पैतरेबाजी अब चल नहीं पा रही। लेकिन सर इस बार जो जैन जी के बाद में जैन अल्फा आ गया फील्ड में, कह रहे हैं स्कूलों को बचाना है, एजुकेशन को बचाना है। ये जो है इतनी खुल करके सामने आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे सवाल करने लगे हैं प्रशासन से, पुलिस से। देखो साहब, आप भी आप लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हम लोग सरकारी व्यवस्था से पढ़ के निकले। हमारे समय सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या थी? बहुत अच्छे हुआ करते थे, बढ़िया स्कूल होते थे, बढ़िया वहाँ शिक्षक हुआ करते थे। और इसमें पुरानी सरकारों का पूरा योगदान है। पुरानी सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया। अच्छे शिक्षकों की आयोग के द्वारा नियुक्तियां होती थी, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होते थे, पठन पाठन की सामग्री होती थी, लैब की व्यवस्था होती थी। मैं जिस राजकीय विद्यालय से पढ़ा हूँ इटावा में, मेरे समय हर विषय के 1-2 शिक्षक हुआ करते थे। और हर सेक्शन, जैसे क्लास 6 की बात कर लो तो क्लास 6 में 3-3 सेक्शन होते थे। 9th में हमारा मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप जो होता था उसमें अलग अलग 3-3, 4-4 सेक्शन बनते थे। और आजकल स्थिति ये है कि उस समय जो क्लास 60 और 70 विद्यार्थियों की होती है, बमुश्किल 30 विद्यार्थियों की क्लास हो रही है। और ठेके पे शिक्षक रखे जा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है, पीने को वहाँ पानी नहीं है, पंखे नहीं है कमरों में। एक सर्वे ये बता रहा है कि 90,000 के आसपास सरकारी स्कूल, प्राथमिक और माध्यमिक जो स्कूल हैं उनकी स्थिति ये है कि पीने को पानी नहीं है, 90,000 से ज़्यादा।
पंखे नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं है, कई जगह लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है, और भी तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव है। और आप आए दिन ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जिसमें जैन अल्फा मांग कर रहा है, सड़क टूटी हुई है, बरसात का सीजन है, जल भराव की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं स्कूलों की। कई जगह जैन अल्फा ने, जो हमारे किशोर अवस्था के बच्चे हैं, उन्होंने डीएम का भी घेराव किया है, बीडीओ का भी घेराव किया है, डीआईओएस के दफ्तर का भी घेराव किया है। अभी कुछ खबरें ऐसी आई हैं कुछ स्कूलों की जहां से छत गिरने से बच्चे घायल हुए हैं, एक जगह मृत्यु भी हुई है। मध्य प्रदेश से भी ये घटना आई है, संभल से भी एक घटना आई है, और महाराष्ट्र से भी एक घटना ऐसी आई है, और तमाम जगह ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां मिड डे मील के नाम पर बिल्कुल ही घटिया दर्जे का खाना खिलाया जा रहा है, जो खाना जानवर भी ना खा सकें, इस तरह का खाना बच्चों को खिलाया जा रहा है। और इस पे शासन प्रशासन जो है वो बगले झांकता मिलता है जब उनसे आप सवाल करोगे तो। देखिए योगी जी, अब जो है उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा की बात करने लगे हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं कि स्कूलों का थोड़ा सा कायाकल्प करना है। क्या उनकी अब नींद खुलने लगी है चुनाव आते ही? नहीं साहब, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को 12 साल से और योगी आदित्यनाथ जी को 9 साल से सरकारी स्कूल क्यों नहीं दिखाई दी? आपको भी ध्यान होगा, पिछली साल इन लोगों ने एक फतवा जारी किया था जिसमें 24,000 सरकारी स्कूलों का समायोजन करने की इन्होंने बात कही थी, और जिसमें काफ़ी स्कूल इन्होंने समायोजित भी कर दिए हैं। और समायोजित करने के पीछे ये लोग हवाला क्या दे रहे हैं कि स्कूल में पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा तो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, चाहे उस स्कूल में एक विद्यार्थी हो, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में शिक्षक और बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे टैक्स का पैसा है। हमारे टैक्स का पैसे का फ़ायदा हमारे देश के आखिरी पायदान पे बैठे बच्चे को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? विदेशों में जापान की एक खबर दिखाई जा रही थी, एक बच्चे के लिए अलग से एक ट्रेन चलती है उस बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए। तेलंगाना का एक स्कूल ऐसा है जहां पे मात्र एक बच्चा पढ़ने आता है और उसके लिए तमाम फैकल्टी हैं, साइंस के अलग हैं, मैथ के अलग हैं, और उस बच्चे के लिए वो पूरा स्कूल खुलता है और उनकी पूरी बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। और यहाँ हमारे योगी आदित्यनाथ जी क्या चालाकी कर रहे हैं, पिछले 9 साल से इन्होंने प्राइमरी में भर्तियाँ नहीं निकाली। उससे क्या हुआ, शिक्षकों की डेफिशिएंसी और कमी हुई, और उस कमी की वजह से विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। अब जब विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है तो ये हवाला दे रहे हैं कि साहब समायोजन कर दो, साहब मर्ज कर दो स्कूलों को। प्राइमरी जो स्कूल हैं उनको बढ़ावा दे रहे हो, उनकी फीसें बढ़ रही हैं, वहाँ से आपको चंदा मिलता है। सरकारी स्कूलों को आप दिन पे दिन ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में एक काम बहुत अच्छा हुआ है, लगभग 1 लाख के आसपास सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाए। ये बीजेपी के लोग कुछ अलग करने के चक्कर में अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार इंडिया की जगह आयरलैंड का भी झंडा लगाया, आपने देखा होगा, उनके जेब में आयरलैंड का झंडा लगा हुआ था। और वो आयरलैंड का झंडा उन्होंने क्यों लगा रखा था, इसको लेके भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर आयरलैंड से भी कोई अडानी की डील होने वाली है। और प्रधानमंत्री अपने भाषण में पहली बार ये भी देखने को मिला कि वो टेलीप्रॉम्प्टर यूज ना करके नीचे पन्ने लिखे हुए थे और पन्ने रखे हुए थे, और उन्हीं पन्नों को देख देख के पढ़ रहे थे। तो उससे उनकी जो पठन पाठन की शैली है उसकी भी कलाई खुल के आ रही थी कि भाई टेलीप्रॉम्प्टर इसलिए नहीं रखा कि भाई सोशल मीडिया के जरिए जो जैनजी लोग हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर का प्रचार कर देंगे, प्रधानमंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाते हैं। अब वो पर्चे जब रखे, प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे तो प्रधानमंत्री जी से पर्चे पढ़े नहीं जा रहे थे, और अर्थ का अनर्थ उसमें भी हो रहा था। और इस बार भी चुनाव जो उनका स्वाधीनता दिवस पे जो भाषण था, उस भाषण में साफ तौर पे कई जगह बनावट देखने को मिल रही थी।